नमस्कार साथियों आपकी नजरिया चाहे चुनावी हो, चाहे इस भारत देश के गवर्नेंस और दूसरी ओर खड़े इस भारत देश के विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी हो, यह बात मान करके आप चलिए कि यह आखिरी लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जो चुनाव के जरिए लड़ी तो जाएगी देश में, लेकिन इस चुनाव में जीत के लिए कौन कौन से नए रास्ते किस किस रूप में खुलेंगे, अभी उसमें भी काफी वक्त है। और ये वक्त धीरे धीरे कहीं ज्यादा तीखा तेवर होते चला जाएगा। सियासी तौर पर विपक्ष इस बात को मान चुका है कि इस भारत देश के भीतर में गवर्नेंस के तौर तरीके उनके खिलाफ है। यानी ये कहे कि संविधान द्वारा जो चेक एंड बैलेंस की स्थिति थी, वह ये स्थिति यह भारत देश में खत्म हो चुकी है। इसका खुला ऐलान विपक्ष यह कह करके कहने की स्थिति में आ गया कि अब तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है देश में। लेकिन वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार अपने आप को तैनात करते हुए इस बात को मानकर चलती है कि इस भारत देश के भीतर में जो भी संस्थान काम कर रहा है वो दरअसल करप्शन को खत्म करने के लिए ही कर रहा है। यानी ये कहे कि बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, जिस हिसाब से समझिए एक ककेरा एक तरफ, दूसरी ककेरा एक दूसरी ओर। यानी दो तरह की नजरियों के बीच आज पहला रास्ता चुनाव की दिशा में आगे बढ़ता है और दूसरा रास्ता इस भारत देश के भीतर में जो मोटी रेखा विपक्ष और गवर्नेंस के बीच खिंच गई है उस दिशा में आगे बढ़ता है। आप इन दोनों रेखाओं के एक साथ परखिए, समझ लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को जेल के भीतर डालने के बाद विपक्ष एकजुट हुआ और उसका नजारा खुले तौर पर कल रामलीला मैदान में दिल्ली में नजर आ रहा था। और इसी नजरिए के साथ साथ अपनी कई पुरानी बातों को, जिसमें सीधे तौर पर इस भारत देश के ईडी, सीबीआई और अधिकारी ही नहीं बल्कि तमाम वैसे अधिकारियों को चेताते हुए, बताते हुए राहुल गांधी अब खुल करके यह बात कहने से घबरा नहीं रहे हैं, सत्ता में आए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल यह मिजाज आपको पहले इस भारत देश में उन राजनीतिक परिस्थितियों को आईने के तौर पर दिखाई देगा जिस पर इस देश में एक समय में जयप्रकाश नारायण ने इस भारत देश के पुलिस और सेना तक से बोल दिया था कि आप उस समय के जो प्रधानमंत्री हैं उनके आदेशों को मत मानिए, क्योंकि लोकतंत्र देश में खत्म हो गया है। कमोबेश ऐसी ही परिस्थिति नए तरीके से राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सत्ता में लौटे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस बात को कहने का जिक्र और कहने की बाद उसको दोबारा बताने का जिक्र करने की जरूरत ही इस दौर में क्या थी? क्या भारत देश के भीतर अब ऐसे माहौल बन गए हैं जहां पर चुनावी मुनादी के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियां, सियासी परिस्थितियां विपक्ष को लगने लगा कि अगर इस बार नहीं तो कभी भी नहीं? इन दोनों परिस्थितियों के ऊपर बात करें उससे पहले लगता है कि आज राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया और इसको जानते समझते बूझते हुए किया कि दरअसल इस बात का जिक्र तो उन्होंने 15 मार्च को भी किया था, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र हो रहा था देश में। उस समय ही उन्होंने चेताया था इस भारत देश के भीतर में किस प्रकार से सरकार नेशनल लेवल पर वसूली कर रही है, राष्ट्रीय लेवल पर वसूली कर रही है, कैसे अधिकारी संलग्न है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल उनकी बात आप एक पल के लिए देख लीजिए, फिर इन दोनों रेखाओं के पर बात करने की कोशिश करेंगे जिसका इस दौर में आखिर ये लड़ाई क्यों चल रही है। एक बार सुनिए। इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो यहां पर राहुल गांधी ने इस बात का सबसे पहले जिक्र 15 मार्च 2024 को किया था और कल उसको दोबारा कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी? अगर दोबारा कहा गया तो फिर क्या सच में इस भारत देश के भीतर में जो नौकरशाह हैं वो संभल जाएं, या फिर सियासी तौर पर विपक्ष इस बात को मान करके चल रहा है, इस दौर में कांग्रेस इस बात को मान करके चल रहा है कि सियासी तौर पर वर्तमान मोदी सरकार काफी कमजोर जगह पर खड़ी है, उसकी अपनी राजनीतिक जमीन हिल चुकी है, इसीलिए सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों का साथ है और जो कोई भी कहीं पर भी उनको चुनाव जिता सकता है नरेंद्र मोदी को, चाहे एक सीट के आश्रय क्यों नहीं, उसको साथ ले लीजिए। और इसी दौर में करप्शन बिल्कुल भी मतलब देखिए, क्योंकि एक एक बात का जिक्र
अगर आपके सामने धीरे धीरे उभर करके आएगा तो सबसे पहले ही आपके मन में एक सवाल होगा कि दिल्ली की शराब नीति राजस्व का नुकसान कितना हुआ। अगर सरकार के आंकड़ों को ही अगर परखे तो 1000 करोड़ से अधिक का आंकड़ा तो बनेगा ही नहीं। लेकिन 1000 करोड़ के आईने के तहत ही इस भारत देश के भीतर में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार कर लेती है और उस जेल में रखने की स्थिति में आती है ईडी, तो वहीं दूसरी ओर आप ध्यान दीजिए इस भारत देश के भीतर कितने बड़े माइनिंग सेक्टर के माफिया जनार्दन रेड्डी भिल्लारी में आज भी उनके घुसने पर प्रतिबंध है। कोर्ट ने इस प्रतिबंध लगाया हुआ, अदालत ने प्रतिबंध लगाया, वो जेल गए, लेकिन उसके बाद 2015 के भीतर उनको जमानत मिल गई। यानी 2018 के भीतर भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जब चुनाव प्रचार के मूड में थे तो वो कर्नाटक पहुंचे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से बताया था आप इनसे दूर रहिए। लेकिन 2024 की लोकसभा चुनाव की स्थिति ऐसी है कि अब वह खुद उनके करीब आ गए। उन्होंने कहा क्या यह आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि उनके जरिए जो आकलन लोक आयुक्त ने किया, जो कोर्ट ने किया, अदालत ने किया, उससे राजस्व का घाटा 16,500 करोड़ का होता है। वह मंजूर है और वह भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझती है। सियासी तौर पर उनका जन्म भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही हुआ है, लेकिन जैसे ही बात करप्शन की होती है, जैसे ही बात भ्रष्टाचार की होती है, यहां पर एक बात और जानना समझना जरूरी है। बाकायदा अदालत के निर्देश के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी और सीबीआई ने 5 सितंबर 2011 को अरेस्ट कर लिया था जनार्दन रेड्डी को और जमानत 21 जनवरी 2015 को उनको मिल गया है। तो ऐसे में लेकिन कहा क्या गया और उस दौर में क्यों ऐसा जिक्र हो रहा है कि सियासी तौर पर आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बहुत महत्वपूर्ण है, 2018 में अमित शाह ने कहा था बीजेपी का उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है और 2024 में जब जनार्दन रेड्डी जब सामने आते हैं तो वो कहते हैं अमित शाह ने मुझसे कहा कि मेरे बाहर से समर्थन देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने मुझे याद दिलवाया कि मेरा राजनीतिक जन्म भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुआ है। उन्होंने मुझे पार्टी में लौटने को कहा। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां की तरह है और मैं वापस भारतीय जनता पार्टी के भीतर लौट रहा हूं। आप सोचेंगे कि एक मामला, बिल्कुल भी नहीं। आज पूरी लिस्ट चुनाव के 2024 के लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द जिस तरीके से खड़ी है उसको जरूर आपको समझना चाहिए, क्योंकि अब ध्यान दीजिए 2013-14 के दौरान 2G का जिक्र होता था, जीजा जी का जिक्र होता था। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जिन जमीनों का जिक्र था, चाहे वो हरियाणा में हो या फिर राजस्थान में हो, दोनों जगहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और अभी भी दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब से ये पूरा केस सामने आए इसके बावजूद भी कोई मामला उनके खिलाफ बना क्यों नहीं? वो बाहर क्यों है? लालू प्रसाद यादव बिहार में वो जेल में क्यों नहीं? क्या इस दौर में कोई दूसरी राजनीतिक परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने है या फिर इस बात को मान चुकी है कि बिहार के भीतर मुस्लिम और यादव अगर मिल जाए तो 32% और उसके बाद दलित और बैकवर्ड अगर मिल जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नाजुक हो जाएगी बिहार में। तो सियासी मुद्दा बनाए रखे, यानी इस दौर के गवर्नेंस ने तमाम जांच एजेंसियों को सिखा दिया, नौकरशाहों को बता दिया, समझा दिया, आरोपी हर कोई रहेगा, दोषी कोई नहीं। सियासी तौर पर आरोपी के जरिए राजनीतिक साधी जा सकती है, दोषी करार देंगे तो उसके बाद कोई लाभ मिलेगा नहीं। और इसी पूरी लिस्ट में हेमंत सोरेन क्या कोई कह सकता है? और इस दौर में ईडी ने जब कोशिश की, सीबीआई ने जानने की प्रयास किया कि वह कौन सी जमीन है, उस जमीन को सामने लाने की कोशिश की गई जिस जमीन के टुकड़े पर कब्जा करते हुए हेमंत सोरेन को कहा गया कि जो फाइलों में दर्ज है, तो बार बार वो कहते रहे जमीन का टुकड़ा तो अब दिखाइए। और यही स्थिति तेजस्वी यादव की रही। वो कहते रहे वो कौन सा मॉल है, किस जगह पे मॉल है, दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में, कहां पर मॉल है, आप हमें बताइए। तो कोई नहीं बता पाया और लगातार वो आरोपी बने हुए तेजस्वी यादव। लगातार केजरीवाल भी कह रहे हैं मनी ट्रेल आपको बताना चाहिए, लेकिन कोई बताने की परिस्थिति में नहीं है। इसी कड़ी में आप ध्यान देंगे तो झारखंड के सबसे करप्ट मुख्यमंत्री के तौर पर निर्दलीय एमएलए बने थे मधु कोरा, और उस दौर में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के मिशन था कि इसके जरिए झारखंड में कब्जा किया जा सकता है। और जब इस मुद्दे को उन्होंने उठाया तो 2024 आते आते उनकी पत्नी गीता कोरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है और उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी को संभाले हुए जो प्रदेश अध्यक्ष उनको काफी लाभ मिला सियासी तौर पर। करप्शन एक ही झटके में गायब हो गया, भ्रष्टाचार गायब हो गया। दुर्गा सोरेन परिवार को लेकर के कैसे कैसे कसीदे गढ़ी गई। हेमंत सोरेन के बड़े भाई को, उनकी पत्नी को भी भारतीय जनता पार्टी में ले लिया गया। धनबाद से जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है, आप सोच सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट ने 2016 के भीतर जो एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको सांसदी का टिकट दिया गया है, तो नाम है ढोलू। बाकायदा झारखंड हाईकोर्ट ने 2016 में कहा था कि इनके ऊपर केस आप दर्ज कीजिए, या एक से एक आपराधिक कार्य कर रहे हैं, इनके पास अथाह संपत्ति भी है, इसकी जांच करवाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कहा है, ईडी को कहा। 8 साल बीत चुके हैं, उसके बाद सांसदी की टिकट ढोलू महतो को मिल गया है। आखिर सियासी तौर पर यह कितनी आर पार की लड़ाई हो सकती है कि हर कोई चलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इसी प्रक्रिया के भीतर और आप देखेंगे तो एक प्रफुल्ल पटेल के नाम आपके जहन में आएगा। प्रफुल्ल पटेल 2017 के भीतर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इन्होंने कितना राजस्व का घोटाला किया। सरकार ने बाकायदा उस दौर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर और उसके जरिए प्राइवेट जेट चलाने वाले एक व्यक्ति को लाभालाभ, खुद बाकायदा एविएशन मिनिस्टर के तौर पर प्रफुल्ल पटेल ने इस देश के सरकारी खजानों को चूना लगाया। हजारों करोड़ का आकलन उस समय हुआ, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए वैसा ही राज्यसभा उन्हें दी गई। अब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे डाली है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर काफी सारे नाम लिए जा सकते हैं। अशोक चौहान का नाम आ सकता है। आदर्श घोटाला का जिक्र तो 2013-14 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब किया करते थे, 2019 में भी किया करते थे। अजित पवार सिंचाई घोटाला या फिर कोऑपरेटिव घोटाला, हजारों करोड़ का मामला, यहां पर भी वह भी बंद हो गया। 2G मामले में आपने सुना कभी कि कोई पॉलिटिशियन जेल गया, किसी को जेल भेजा गया? लेकिन 2G का जिक्र आज भी होता है। इस भारत देश के भीतर में जो कोल ब्लॉक बांटे गए, उसमें आपने किसी ने सुना किसी पॉलिटिशियंस को, किसी राजनेता को जेल जाते हुए? यह सब कुछ खेल परसेप्शन का था। सियासी तौर पर यह भारत देश में वाकई आर पार की लड़ाई है और यहाँ पर कांग्रेस अब काफी अग्रेसिव तरीके से इस बात को समझ चुकी है। इसीलिए अब वह इस भारत देश को समझाने के लिए वह उस वॉशिंग मशीन को लेकर के बैठ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताने के लिए कि देखिए क्या स्थिति हो गई है देश में, जो सत्ताधारी दल की और नरेंद्र मोदी सरकार की। जी हाँ, चर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है। हमारे कपड़ों पर कभी सब्जी के, चाय के दाग लग जाते हैं, चाय बोलते ही थोड़ा डर भी लगता है। चलिए, तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं छुड़वा पाता। लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। ये है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में। और इसकी कीमत मैं आपको बता दूं, घबराइएगा मत सुनकर। 8,552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था, 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी। आप भी खरीद लीजिए। दरअसल इस भारत देश की स्थिति हंसने हंसाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इस भारत देश की परिस्थितियों के भीतर सियासत सबसे अहम भूमिका निभाती है। जी हाँ, और उस राजनीति को साधने के लिए चुनाव देश में होते हैं और चुनाव लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पे होते हैं। लेकिन लोकतंत्र के जो तमाम पिलर्स हैं, अगर वह धीरे धीरे ढहते जा रहे हैं, तो क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के जरिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है देश में, वह कहीं आखिरी लड़ाई तो नहीं? क्योंकि इसीलिए इसके बाद की परिस्थितियां कौन संभालेगा, कैसे संभलेगी, शायद ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इस भारत देश के सामने है। क्योंकि जिस ईडी का जिक्र इस दौर में हो गया और खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, अब कल जब रैली होनी है तो उसमें दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी होगी। लेकिन उसके भीतर
जो भी निकलेगा वह तो कल निकलेगा, लेकिन सच क्या है? सच तो यह है कि ईडी ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने मार्च 2023 तक की ईडी के वेबसाइट पे आप देखेंगे तो आपको डाटा नजर आएगा कि उसमें कितने केस दर्ज किया। वह केस है 5,906 केस उस ईडी ने दर्ज किया, और बार बार उससे पूछा जाता है कि ईडी की सफलता का रेट क्या है, और ईडी अक्सर कहती है 90%। कोई इस बात को समझ नहीं पाता है कि 90% का मतलब क्या होता है। उसके टेक्निकल में जाइएगा तो उसमें 5,906 केस में से ईडी ने सिर्फ 25 केस पर ही निपटारा किया है, यानी 25 केस यानी 0.42%। और इस 25 केस में से अगर 23 केस में सजा अगर दिलाई है तो फिर उसके हिसाब से 90%। लेकिन इस देश ने तमाम केस जो खास तौर पर इस दौर में दर्ज किए गए हैं, छापे मारे गए हैं, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, रिमांड पर लिया जा रहा है, ये सारे सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। तो क्या सच में यह 2024 के लोकसभा चुनाव आर पार की है? नौकरशाही सरकार के साथ अगर है तो विपक्ष को चेताने की जरूरत इस दौर में इसलिए आ गई है, और राहुल गांधी इसलिए बार बार कह रहे हैं मसला इतना ही भर नहीं है, क्योंकि जिक्र आपसे 15 मार्च का किए जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेताया था, बताया था, लेकिन सवाल उससे भी आगे का था। उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया था कि इस भारत देश के भीतर में नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पे कैसे कि कोई केंद्र सरकार लोगों से एक्सटॉर्शन कर रही है, और जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी को उसमें शरीक कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। आज एक बात आपको और समझ लेना चाहिए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को कहा कि हम इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे, आप रुक जाइए। अब सवाल उठता है क्या सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की बिक्री जारी है। इतना ही भर नहीं, बॉन्ड की बिक्री भी जारी रही, आरबीआई ने छापा भी और उसको रिलीज भी किया। बॉन्ड को 8,350 करोड़, बॉन्ड तो 1 लाख का भी होता है, लेकिन पहली बार 8,350 करोड़ के जो बॉन्ड्स छपे थे वो सारे बॉन्ड्स 1-1 करोड़ के थे, यानी 835 बॉन्ड्स जो थे वह 1-1 करोड़ के थे। सारे बॉन्ड्स 1-1 करोड़ के थे, यानी 8,350 बॉन्ड्स जो छपे वो सभी 1-1 करोड़ रुपए के तौर पे होते। उन सारे बॉन्ड्स को जो रिलीज किया गया उससे पहले 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रल बॉन्ड को ही सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। अब इसके बावजूद भी 21 फरवरी को इलेक्ट्रल बॉन्ड सप्लाई किया गया, पैसा पॉलिटिकल पार्टी को मिल गया। ये अपने देश में एक अनूठी सोच और एक अनूठी गवर्नेंस की परिस्थिति है, जिसके भीतर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दिया कि यह गैर कानूनी है और संवैधानिक है। इसके बावजूद भी इलेक्ट्रल बॉन्ड छपे, और छपे ही नहीं बल्कि एसबीआई ने बकायदा बिल केंद्र सरकार को थमाया कि देखिए हमारा 12 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, जीएसटी के साथ आप पेमेंट कीजिए। सरकार ने भी 8 करोड़ 57 लाख रुपए दे दिए। और उसके बाद दूसरा बिल निकला नासिक से। नासिक में इंडिया सिक्योरिटी फ्रेश एक है, वहां पर बॉन्ड छपे, उसने भी बिल थमाया कि 1 करोड़ 93 लाख का बिल हुआ है जीएसटी के साथ, उसको भी सरकार ने दिया और 1 करोड़ 90 लाख का पेमेंट हो गया है। यानी आरटीआई के जरिए सारे डाटा एक कौन बत्रा साहब निकाले थे, उन्होंने इस बात की जानकारी भी दिया कि कैसे इस भारत देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिसको कह देता है, असंवैधानिक करार दे देता है, वह भी कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए इस दौर में क्या पूरा का पूरा सिस्टम हमारे भारत देश का उस चुनाव की दिशा में आगे बढ़ गया है कि अगर चुनाव वर्तमान सत्ता हार गई तो कल्पना के परे इस भारत देश में क्या होगा, लेकिन अगर वह जीत गई तो वह भी कल्पना के परे है कि इसके बाद क्या कुछ होगा। और शायद इसीलिए इन सारे बातों का जिक्र राहुल गांधी अब करने से बिल्कुल कतराते नहीं हैं। मगर इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार
तो क्या भारत देश के भीतर में सियासी परिस्थितियों ने ऐसी परिस्थितियां खड़ा कर दी जहां पर इस भारत देश के तमाम संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाएं इस देश के सत्ता के साथ खड़ी हो गई, क्योंकि सियासी तौर पर यह भारत देश चलाया जा सकता है, इसका खुला ऐलान वर्तमान राजनीतिक सत्ता ने काफी पहले कर दिया था। और इस भारत देश के भीतर जो कोई भी राजनीतिक परिवर्तन हुए, सियासी परिवर्तन हुए, उस सियासी परिवर्तन से बड़ा परिवर्तन इस भारत देश के संवैधानिक स्तर पर गवर्नेंस के तौर पर हुआ है। अब यह बात एक सवाल उठता है कि एक तरफ संविधान के मातहत चलने वाले संगठन हुए, संस्थान हैं देश के, दूसरी ओर इस भारत देश के भीतर चुनावी मौजूदगी और चुनावी परिस्थिति जो इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव आकर के खड़ी है, इन दोनों परिस्थितियों के बीच क्या सच में अब सरकार फंस गई है कि वह कैसी कार्रवाई करे? जिन नेताओं का नाम लेती है जेल में डाल देगी, सजा सुना देगी, तो सियासत में लाभ मिल जाएगी। अगर वो अपराधी है तो राजनीतिक लाभ क्यों मिलेगा? नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिन लगातार 50 घंटे करीब पूछताछ हुए, सोनिया गांधी से 3 दिन तक लगातार करीब 21 घंटे पूछताछ की गई। अगर अपराधी है तो जेल में क्यों नहीं डाला गया उस दौर में? ये सवाल तो सच में है। ये सारे सवाल हर उस नेता के साथ जुड़ता है जिसको लेकर के सवाल है। अगर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो हेमंत सोरेन के खिलाफ करप्शन भ्रष्टाचार साबित क्यों नहीं हो रही है? यहीं से छोटी सी राजनीति निकलती है। अगर इस दौर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है 2024 का लोकसभा चुनाव, तो सियासी तौर पर आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी और उसके अपने संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मौजूदगी इस भारत देश के भीतर खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि पहली बार जो है सरकार और सरकार चलाने के रास्ते ही इस भारत देश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, आरएसएस उससे चल रही है। तो सियासत की लड़ाई आने वाले समय में कैसे लड़नी है देश में, यह सब कुछ वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए दोनों ओर से उसको दोनों हाथों से लाभ पहुंचाने की स्थिति में है कि किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी सरकार को हारना नहीं है, अन्यथा काफी मुश्किल हो जाएगी। क्या यह परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ है? इनके भीतर क्या कुछ चल रहा है ये फिर कभी जिक्र करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत में सच में राजनीतिक तौर पर हेमंत सोरेन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, जहां पर आदिवासी करीब 26.5% है, वहां पे मुस्लिम करीब 14.5% है, और उसके अलावे यादव है, ओबीसी है, यानी अन्य जातियां, दलित है, और ये सब कोई मिल जाएंगे तो झारखंड के भीतर भी सुपरा भारतीय जनता पार्टी को साफ तो नहीं होगी। जैसे मुस्लिम यादव के साथ साथ दलित बैकवर्ड का वोट बिहार के भीतर है। यही सारे सवाल दिल्ली के भीतर, पंजाब के भीतर होगा अरविंद केजरीवाल को लेकर के, और यही सारे सवाल कमोबेश महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बूते महाराष्ट्र में अगर रहती, अगर वो शिवसेना को न तोड़ती, करप्शन के रास्ते को चलते हुए उससे बड़ा मुद्दा बनाती, तो हो सकता था भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता। लेकिन उसने शिवसेना तोड़ दिया, एनसीपी तोड़ दिया, सारे लोगों को साथ ले आया, समझ ही नहीं आया कि किस रास्ते चलना है। अगर होते सियासी परिस्थितियों में अब एक ऐसी सिचुएशन इस भारत देश के भीतर खड़ी हो गई है कि कोई रिस्क लेने को इस दौर में तैयार ही नहीं है। यानी ये कहे एक भी सीट कहीं भी से भी मिल जाए तो उस बंदे को साथ ले लेना है। सियासी तौर पर एक भी सीट गवा अगर रहे हैं तो उसको गवाने बिल्कुल भी नहीं देना है सामने वाले को। हो तो गिरफ्तारी भी होगी, जेल भी जाएगा। तो क्या सियासी परिस्थितियां इससे पहले भारत देश में ऐसी कभी भी नहीं थी? इसका असल परीक्षण कल से शुरू होगा इस भारत देश के भीतर में, क्योंकि एक और पूरा विपक्ष जुटेगा दिल्ली के रामलीला मैदान के भीतर, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचेंगे चुनावी मुनादी करने, प्रचार के जरिए वो करने के लिए एक मंच से, और मेरठ के जरिए हो सकता है वह उनको बार बार अतीत याद आता हो, क्योंकि 2014 के भीतर शुरुआत मेरठ से ही उन्होंने किया था, 2019 में भी वहीं से किया था। दूसरी तरफ रामलीला मैदान, चाहे वो नेहरू का भाषण हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का भाषण हो, चाहे जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में दिया गया इंदिरा को चिताते हुए भाषण ही क्यों ना हो, सियासी तौर पर मौजूदा समय में केवल बात राजनीति की अगर है इस भारत देश में या इस देश में चल रहे गवर्नेंस की है, यह मजबूती जो है सियासी तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में जाने के बाद से कहीं देश में तीखी हो गई है। ये आर पार की 2024 की लड़ाई की मुनादी है। सच में यह एक ऐसी परिस्थिति है भारत देश की राजनीति के बीच जो कल से जिसकी शुरुआत होगी दिल्ली के रामलीला मैदान से, उसके बाद जो तेवर और तलखी उभर करके देश के सामने आएंगे वो केवल यही कहा जा सकता है, या तो गिरफ्तारी या फिर राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का ऐसा सिलसिला
जिसके भीतर इस भारत देश की आम जनता की भागीदारी कैसे होगी, यही सारे सवाल सबसे बड़ा विपक्ष के सामने होने वाला है। और शायद इसीलिए जो कुछ बातें काफी महत्वपूर्ण होते हैं उसके आप पे आप ध्यान दीजिए। आप इस भारत देश के नौकरशाह क्या सोचेंगे, उसके सामने मजबूरी है या फिर वह कुछ सोच रहा है। इस भारत देश के भीतर में जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो मामले हैं उनको लेकर के क्या क्या निर्णय आने वाले समय में लिए जाएंगे, उसके ऊपर सबकी नजर होगी और ये खुद भी समझ रहे होंगे। और वहीं तीसरी परिस्थिति होती है कि सियासी तौर पर जो लड़ाई वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष के बीच होती है, केवल भाषण में गुम हो जाएगी या वो रास्ता कहीं दूसरे आमने सामने साम दाम दंड भेद एक सामने नई परिस्थिति की रचना करेगी। एक नई परिस्थिति की रचना करेगी या नहीं करेगी, इस देश में क्या कुछ होगा केवल वक्त की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।